एंड स्टूडेंट्स, विद्यार्थी लोग जो हमारे वीडियो को देख रहे हैं, अब हम लोग आज जो है एक विशेष चीज पर चर्चा करने वाले हैं। बहुत ही अच्छा लगेगा, रोचक लगेगा आपको। पढ़ाई वाला बात भी है और समझने वाली भी बात है, आप ही के बॉडी की बात है। जैसे कहने का मतलब कि आज हम विशेष बात करेंगे गैस और एसिडिटी पेटों में। गैस और एसिडिटी पेटों में क्यों हो रहा है इस समय ज्यादा? 90% हो रहा है, क्योंकि हम जानते हैं या वैज्ञानिक लोगों का कहना भी है, लिखा भी गया है कि पुस्तकों में कि खाद और कीटनाशी दवाइयों पर यूरिया, फॉस्फेट, डीएपी ये खाद है, उर्वरक है, रासायनिक। इसके अलावा फिर एंडोसल्फान, फेनेवाल, रोगर, बीएससी, डीडीटी, गेमैक्सिन, फेराडाउन, ये सब जो है कीटनाशी दवा है। इनके छिड़काव से ही फसल, फल, सब्जी उत्पादन हो रहा है और इसीलिए जो है जितने भी फसल, फल, सब्जी हो रहे हैं प्रदूषक हो गए और प्रदूषक के कारण से ये हमारे शरीर में गैस्ट्रिक एसिडिटी ज्यादा बनाते हैं। खैर जो हो, आगे चलिए हम लोग इस रोग के बारे में गहराई से जानकारी लेते हैं। कहने का मतलब यह है कि हमारा जो भोजन चबाने के बाद हम लोग जो निगलते हैं इस ग्रास नली कहते हैं। ग्रास नली की वर्णन हम मुख, दांत, जीभ सब कर चुके हैं। अगले वीडियो में हमारा देख लीजिए, जो दे दिया जा चुका है। ये ग्रास नली की लंबाई 10 से 12 इंच होती है, जो अमाशय में गिरती है। अमाशय एक थैलीनुमा संरचना है। तो इस प्रकार से हम ये बनाते हैं कि इस तरह से ये ग्रास नली 10 से 12 इंच के आसपास लंबाई वाली होती है और इससे जो है एक अमाशय होता है, थैलीनुमा आकृति से जुड़ी हुई होती है। थैलीनुमा आकृति से जुड़ी हुई होती है। अब यहां देखिए, तो इस तरह से ये जो है थैलीनुमा आकृति है, मोटी दीवार वाली होती है। इसकी लंबाई और चौड़ाई 10 इंच गुने 4 इंच होती है। 10 इंच गुने 4 इंच। प्रत्यास्थ गुण, फैलने सिकुड़ने का गुण इसमें है। भोजन पानी खाने के बाद यह फैल जाती है, पच जाने के बाद सिकुड़ जाती है। इसे हम प्रत्यास्थता गुण भी कहेंगे, इलास्टिसिटी प्रॉपर्टीज भी बोलेंगे। अब इसमें बात यह है कि हम लोग इसके आगे की ओर वर्णन करते हुए यह करें कि खास करके यहां देखिए कि इससे निकलता है, बता चुके हैं, इसके पहले वाले वीडियो में दे चुके हैं कि जठर नाम की ग्रंथि अमाशय में होती है, जिसे हम गैस्ट्रोग्लैंड कहते हैं। जठर ग्रंथि, जठर ग्रंथि, इसको हम गैस्ट्रोग्लैंड अंग्रेजी में बोलेंगे। याद रखिए 40 मिलियन की संख्या में होता है और एक वयस्क में एक दिन में 3 लीटर यह जठर रस निकालता है। इस जठर रस में 0.4% ही हाइड्रोक्लोरिक अम्ल होंगे, सब के सब नहीं। इसके अलावा जल अलग से होगा, कार्बनिक लवण अलग से होंगे और साथ में एक एंजाइम होगा पेप्सिनोजेन। पेप्सिनोजेन जो HCl के हाइड्रोजन टूटेगा तो H+ आयन आएगा और इसी से विक्रिया करके यह पेप्सिनोजेन है, निष्क्रिय प्रोटीन एंजाइम है, जो हाइड्रोजन आयन से अभिक्रिया करके यह पेप्सिन में बदल जाता है। PEPSIN, पेप्सिन। यह पेप्सिन प्रोटीन से विक्रिया करके, किससे? प्रोटीन से। यह पेप्सिन प्रोटीन से, PROTEIN से विक्रिया करके पेप्टोन, पॉलीपेप्टाइडेज और प्रोटीओज में तोड़ देता है प्रोटीन को। तो यह हुआ सक्रिय, एक्टिव, और यह हुआ निष्क्रिय। पेप्सिनोजेन निष्क्रिय प्रोटीन एंजाइम है, जो हाइड्रोजन आयन के संपर्क में आकर पेप्सिन सक्रिय प्रोटीन एंजाइम में टूट जाता है। प्रोटीन सक्रिय एंजाइम है पेप्सिन, जो प्रोटीन से विक्रिया करके पेप्टोन, पॉलीपेप्टाइडेज और प्रोटीओज में तोड़ देता है। इसके कारण हो जाते हैं काफी महीन, जो रसांकुर द्वारा, माइक्रोविलाई द्वारा छोटी आंत में आराम से सोख लिए जाते हैं और ब्लड में भेज दिए जाते हैं। ब्लड में सर्कुलेशन हो रहा है और जहां जहां प्रोटीन की कमी है वहां वहां इनको छोड़ दिया जाता है और यूज कर लेते हैं लोग। अब इसके बाद देखिए, अब यहां पर पित्त की बात करते हैं। पित्त क्षार होता है, pH मान 7 से ऊपर है पित्त का, क्षार का, और 7 से नीचे है अम्ल का। पित्त में 86% होता है जल, यानी इसको संकेत में H2O सूत्र के रूप में लिख सकते हैं। जल का सूत्र है 86% होता है जल। कार्बनिक लवण भी होते हैं, इसमें कोई एंजाइम नहीं होता। पेप्सिनोजेन की तरह जो HCl में है वैसा पित्त में कोई एंजाइम नहीं है, लेकिन फिर भी क्या क्या चीज है? 86% जल हुआ, पित्त लवण, पित्त पिगमेंट, पित्त कणिकाएं, कोलेस्ट्रॉल
यूरोविलिन और फास्फोलिपिड। याद हो गया, इतना चीज होता है किसमें, पित्त में। और यह क्षार है, तो इस प्रकार से ये हुआ पित्त की स्थिति, क्षार है। और यह बताइए चुके हैं कि लिवर में सटा होता है और लिवर द्वारा पित्त में बदली जाती है पुराने मृत आरबीसी को, और इसकी थैली में भेज दिया जाता है, पित्त की थैली में, जिसको गाल ब्लाडर भी कहते हैं। अब देखिए, अब है कि अगर पेटों में पित्त और क्षार का बैलेंस है तो पेट शांत रहता है, कोई दिक्कत नहीं, आराम आराम से भोजन पचते हैं, कोई तकलीफ नहीं। जैसे इसको ऐसे लिख सकते हैं, इधर HCl और इधर पित्त लिखेंगे, दोनों एक से एक समान लिया जाए तो नॉर्मल होगा, यहाँ पर कोई दिक्कत नहीं होगा, ये नॉर्मल होगा, सब आदमी में यही चाहिए। लेकिन अगर कभी कभी EX रहा, अभी 2X हो गया, तो इससे ज्यादा बढ़ जाने से इसका नाम रखेंगे हाइपर एसिडिटी, HYPER, हाइपर एसिडिटी। इसे हम उच्च अम्लीयता बोलेंगे। क्या बोलेंगे? उच्च अम्लीयता। अब यहाँ पर फिर मान लिया कि पित्त X है, अभी हो गया 1/2X, तो यहाँ पर HCl घट गया पित्त की अपेक्षा, तो इसको हम कहेंगे आपको हाइपो एसिडिटी, हाइपो एसिडिटी अर्थात निम्न अम्लीयता, निम्न अम्लीयता बोलेंगे। उसी प्रकार से एक चीज और लेते हैं हम, मान लिया कि HCl हम यहाँ दर्शा दिए और उधर पित्त लिख दिए, तो हाइपर और हाइपो तो HCl के बढ़ने घटने के आधार पर लिखे हैं, लेकिन पित्त के घटने बढ़ने पर भी हाइपर और हाइपो एसिडिटी हो सकती है। जैसे मान लिया कि HCl निकला और ये निकला 1/2X, इसकी अपेक्षा यहाँ बढ़ गया, ये हाइपर हो जाएगा। EX निकला और ये निकल गया 2X पित्त, तो इसकी अपेक्षा ही कम हो गया, तो हाइपो हो गया। ये हो गया हाइपर, ये हो गया हाइपो। तो पित्त और HCl दोनों के अनुसार से हाइपर हाइपो बनते हैं। ऐसा बनने से क्या होगा, अब आगे समझ गया, आगे बढ़ते हैं। अब इसमें क्या होता है कि पेट कंछेगा, बोलते काम करते समय कार्य को चुक जाता है, हिलना डुलना नहीं बनता है, कुछ पेट में दर्द हो जाती है और धीरे धीरे फिर शांत हो भी जाती है। एसिडिटी हुई, टीवी पर भी प्रचार दिया जाता है एसिडिटी का, तो एसिडिटी हुआ। इनो वगैरह खाने से भी ये शांत रहते हैं, जल पीने से शांत रहते हैं। लेकिन एक चीज है कि अगर मान लिया कि हाइपर रहे, यहाँ हाइपर है, यहाँ पर हाइपर है, तो हाइपर में हम नींबू पी लेते हैं तो और एसिड बढ़ जाएगा। ये हाइपो में नींबू का रस चलेगा, मीठा सोडा, आंवला का अचार, ये चलेगा किस में, हाइपर में, ताकि यह क्षार को वो बढ़ा देवे, बराबर करे। लेकिन अगर मान लिया कि पित्त ही कम है, पित्त कम है और क्षार HCl ज्यादा है, तो वहां पर हम आंवले का अचार, मीठा सोडा का इस्तेमाल करेंगे, जो क्षारीयता को बढ़ा के बैलेंस में कर देगा। और अगर हाइपर एसिडिटी है, एसिड ज्यादा है, HCl ज्यादा है, तो नींबू खाने से और ही बढ़ा देगा। इसकी जांच डॉक्टर लोग करते हैं, उसी के आधार पर दवा लिया जाना चाहिए। तो इस तरह से ये हुई आपको पित्त की स्थिति। अब है इसी से गैस भी बन जाता है। गैस और कारणों से बनते हैं, जैसे गरिष्ठ भोजन खा लेने से, काम न करने से, खा करके बैठे रहने से, या खाली पेट से, समय कुसमय खाने से, कई कारणों से गैस बन जाते हैं पेटों में, या अपने डाइट से ज्यादा ही भोजन ले लेने से, ये सबसे गैस बनते हैं। या कुछ ऐसे सुपाच्य भोजन नहीं है तो गैस बना देगा। ऐसी स्थिति में ये जो अमाशय है, ये ब्लाडर है, ये फूलेगा। हम जानते हैं कि सीना के बाईं ओर हृदय है, और हृदय से नीचे जो ही सीना नीचे ढाला और बाईं ओर ही अमाशय है। ये थैलीनुमा है, ये थैलीनुमा है तो गैस के कारण से फूल करके सीने में चढ़ जाएगा, और फेफड़ा जो सांस लेते फैलता है, तो फेफड़ा का रेंज जहां तक है, मान लिया कि यहाँ पर ये फेफड़ा का रेंज है, ऐसे दो पाली में बटे होते हैं, इसके रेंज में ये आ गया यहाँ तक। अब फेफड़ा जाएगा कहाँ, तो सांस लेने में दिक्कत होगा। फेफड़ा के फैलने की जगह अमाशय फूल किया गया, तो सांस लेने में दिक्कत होते। लोग इसे क्या मान लेते हैं कि कोई फेफड़े में तो गड़बड़ी नहीं है, जो वास्तव में बात नहीं है। जैसे पेंटोप DSR है, जिनटेक है, एसीलॉक है, कुछ चूर्ण है, जवाइन वगैरह है, ये सब के खाने से गैस पच जाएंगे और फिर सुकून करके जगह पर चलाएगा, सांस लेना ठीक हो जाएगा। तो इस तरह से सीने में चला जाएगा तो सीने में दर्द, सिर में चला जाए तो सिर में दर्द, हाथ पैर में टटनी दर्द, कमर दर्द, सब गैस से होते हैं। गैस जिस शरीर में चला जाता है तो उसे लगता है कि वो अंग ही खराब हो गया, लेकिन वास्तव में अंग खराब नहीं होता, गैस्ट्रिक की दवाई लेने से ठीक हो जाती है। इस प्रकार से गैसों का विवरण है। आप सुपाच्य भोजन खाएं,
पानी अधिक पिए, व्यायाम करें तो जो है गैस्ट्रिक से, एसिडिटी से बच सकते हैं। सुपाच्य भोजन को चुन बिन करके यूज करना चाहिए। उम्र बढ़ने के साथ ज्यादा होते हैं, कम उम्र वाले कुछ भी यूज करते हैं तो पच जाता है, लेकिन उनको भी सावधान होना चाहिए। तो अगले वीडियो में हम मिलेंगे। ये गैस और छारी की स्थिति है, याद करिए, बढ़ाइए, सब्सक्राइब करिए, आते रहेंगे हम।